हेलो एवरीवन, आई होप आपके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स के लिए 3 गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा है बजट, तीसरा है इंडिया ईयरबुक। ये इकोनॉमिक सर्वे से बनाया गया PDF है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी टेबल्स हैं हमने इंक्लूड किए हैं और उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, जिस पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस करना है। इस एक सिंगल वीडियो में अगर आप लास्ट तक मेंटेन रहेंगे तो यू विल फाइंड दैट ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है 4 से 5 क्वेश्चंस को सही करने के लिए। और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी कई बार यूपीएससी पूछता है, एंड अगर आप रिपोर्ट्स का नेचर देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट समहाउ दीज रिपोर्ट्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमी। कहीं ना कहीं उसमें से बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो सिट बैक, वॉच दिस वीडियो एक सिंगल रीडिंग में। अगर आप इतना कर लेंगे तो कहीं ना कहीं देखो यार, सीधी सी बात है, आप कितना भी पढ़ रहे हो, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेंस की आप कितनी भी तैयारी कर रहे हो लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी नहीं है इस टाइम पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अंडरस्टैंड कि किस चीज़ पे ध्यान देना है, एंड देन डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली। सबसे पहली चीज़, ये टेबल नंबर 1.1 है ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, चैप्टर 1 का ये पहला टेबल है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मुझे देखनी है दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। सीधे सीधे सवाल आते हैं, दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके के सवाल आपने देख रखे होंगे। सो इफ समथिंग इज बीइंग मेंशन्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे, प्लीज़ इंश्योर दैट कि आपको वो याद होना चाहिए। इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं वर्ल्ड बैंक तो नहीं करता, कहीं UN तो नहीं करता, कहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक तो नहीं करता। नो, इट इज़ रिलीज बाय IMF। सीधा सवाल है, इस सवाल को आगे आप बिल्कुल गलत मत करना। एक और बात, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगे टेबल्स में जो वो यूज करते हैं, लाइक ग्रोथ आउटलुक स्टेबलाइजेस आफ्टर अप्रैल 25 डाउनवर्ड रिवीजन। इस टाइप के स्टेटमेंट्स आपके टिप पे होने चाहिए। लाइक सो इफ़ यू विल बी सीइंग, अब ये नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना देख लेना कि जो आपके इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज है, दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन एडवांस्ड इकोनॉमीज एज वेल एज ग्लोबल, ओवरऑल ग्लोबल परसेंटेज। तो अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का जो परसेंटेज है, जो ग्रोथ परसेंटेज है, दैट इज़ बेटर देन दीज एडवांस्ड इकोनॉमीज का जो परसेंटेज है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है। एंड एवरेज वाइज ये एवरेज घटा रहा है, ये एवरेज बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये इससे तो बेटर ही परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये एक स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दैट दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन द एडवांस्ड इकोनॉमीज एज वेल एज ग्लोबल। ठीक है। सो इस टाइम पे जो ओवरऑल ग्रोथ की बात है तो यहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा ही था इस ग्राफ में, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ करना भी नहीं था, इस टेबल में से ज़्यादा कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करते चलेंगे तो हम आराम से कर पाएंगे। अब ये देखो, एक इंपॉर्टेंट डेटा मेरे को मिल गया प्रीलिम्स के लिए। सेंट्रल बैंक स्टैटिस्टिक कौन रिलीज करता है? दिस इज रिलीज बाय द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। सीधा सा है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसके साथ साथ आपके वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दे देंगे और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नहीं तो ऐसे दे देगा सेंट्रल बैंक स्टैटिस्टिक्स, RBI भी नाम दे देगा साथ में, तो आपको क्या लगेगा भाई ये सेंट्रल बैंक स्टैटिस्टिक्स है तो RBI देता होगा। नो, दिस इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, अब इस टाइप का डेटा ना आपको इसी रिपोर्ट में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक कलेक्टिव है और आपको बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स मिलेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। सो कीप ऑन डूइंग दिस। देन अच्छा, एक चीज़ और कि हमने मृणाल सर के जो PCB 14 का जो मृणाल सर का बैच था, मृणाल सर रिमेन्स द नंबर 1 चॉइस, ये तो आप भी जानते हैं। उनकी इकोनॉमी यू नो। अब होता क्या है कि वो इकोनॉमिक्स तो मतलब सर की नंबर 1 है एंड उनके नोट्स भी नंबर 1 है। उसी चीज़ के लिए हमने बनाए हैं शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स लगभग 350 पन्नों में कवर किए गए हैं एंड इस तरीके से ये कलर्ड हैं। आप चाहें तो आप यहाँ से मृणाल सर से अगर आपने पढ़ रखा है, फिर अगर मृणाल सर के नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, द वेबसाइट इज़ www.nelleshair442.com। इस पे विजिट करके आप इस नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अब आगे आते हैं अदर फैक्ट्स के बारे में। अब ये देख लो, लगातार ये सोर्सेज यूज कर रहा है
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय IMF। अब इतनी बार यूज कर रहा है तो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। देन यू हैव द प्राइमरी डेफिसिट इन मेजर इकोनॉमीज दैट आर हायर देन द प्री पैंडेमिक लेवल। सीधे सीधे इस पे स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है, कि क्या प्राइमरी डेफिसिट मेजर इकोनॉमी में इट इज़ हायर देन द प्री पैंडेमिक लेवल और इट इज़ लेसर देन द प्री पैंडेमिक लेवल। क्वेश्चन आ जाता है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं, वी आर नॉट वेरी मच श्योर। यहाँ से स्टेटमेंट्स फ्रेम करता है यूपीएससी। तो जो स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं ना कई सारे कि भाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये मिलते हैं यहाँ से पिकअप किए गए होते हैं। अब ये है सॉवरिन 10-year बॉन्ड यील्ड ऑफ मेजर इकोनॉमीज रिमेन एलिवेटेड। तो पहली चीज मुझे को ये दिख रहा है कि भाई एक वर्ड आया बॉन्ड यील्ड, व्हाट एग्जैक्टली इज द बॉन्ड यील्ड, ठीक है, ये मुझे पता होना चाहिए। और दिस रिमेन्स एलिवेटेड, दिस रिमेन्स एलिवेटेड का क्या मतलब हुआ, स्टेटमेंट पूछ सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही पूछ देगा दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, एलिवेटेड का अपोजिट लिख देगा, बोलेगा दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इस टाइप के स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। तो सीधी सी बात है, पहले के केस में क्या था कि व्हेन लाइक रिस्क फ्री मानते हैं हम एडवांस्ड इकोनॉमीज़ को, तो ऑब्वियस सी बात है उनको लेंडिंग करना, उनको पैसे देना हमारे लिए आसान है, हम उनको ईजिली पैसे दे देंगे कम रेट पे। लेकिन अब इनको भी जो बोरो करना है थोड़ा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि बिकॉज द इन्वेस्टर्स दे आर वेरी मच बिकमिंग कंफर्टेबल दूसरी जगह पे भी इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि व्हाट इज़ बॉन्ड यील्ड, ये आपको पढ़ना है, एंड दिस यू शुड बी नोइंग। देन इफ़ यू गो बाय दिस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, कौन रिलीज करता है, UNCTAD, ठीक है। अब देख लो आप कितनी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी रिपोर्ट्स इन्होंने यूज कर रखी हैं इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक और बात, एक ट्रेंड हम यहाँ से नोट कर सकते हैं, नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या चलेगा इन जनरल कि जो FDI है वर्ल्ड में वो बढ़ ही रहा होगा ओवरऑल अगर मैं देखूं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो FDI इनफ्लो ओवरऑल हैज़ डिक्रीज्ड एज अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन दैट इट शुड इंक्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक पॉपुलर परसेप्शन क्या रहेगा, बिजनेस बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, FDI भी बढ़ रहा होगा, नो FDI हैज श्रंक, स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। अब आप देख रहे हो कितनी हम स्पीड से भी आराम से चल रहे हैं, एंड हम आराम से चीज़ों को करते भी चलेंगे और बहुत कम टाइम में ये सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू GDP। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि भाई GDP के सेक्टर्स कौन कौन से हैं मेन जिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, इंडस्ट्री, सर्विस। इंडस्ट्री में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज बीइंग मेड बाय व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग, ये इसके परसेंटेज हैं। ये तो आपके मेंस में भी काम आ सकता है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है काइंड ऑफ, ठीक है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन अप्रोच और द सप्लाई साइड। तो एग्रीकल्चर 16.3, दैट इज 15.2, 24.6%। फाइनेंशियल परचेज की बात कर लेते हैं, सर्विसेज ने लगभग 50% कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो दिस इज द थिंग यू शुड बी नोइंग। सर्विसेज में मैक्सिमम शेयर आपका इस टाइम पे फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज डेफिनेटली वो चीज़ कर रही है, ठीक है। अब आते हैं इस चार्ट पे, शेयर ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन GDP शिफ्ट टू दी हायर लेवल्स। पहली चीज आपने एक फॉर्मूला पढ़ ही रखा होगा, दैट GDP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो इस कंपोनेंट की बात हो रही है, दिस इज द फॉर्मूला दैट दे कैन बी आस्किंग टू यू, ठीक है। तो इसमें देखो GDP में जो कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, और GDP में इसका शेयर मेरे को कितना दिख रहा है, दैट इज नियरली 60%। एक चीज़ मुझे ये दिख रही है, बट एक चीज़ और दिख रही है कि अगर मैं डिकेडल शेयर की बात करूँ तो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, फिर बढ़ा है, फिर डिक्लाइन हुआ है, फिर बढ़ा है, फिर डिक्लाइन हुआ है, फिर बढ़ा है। तो ऐसे केस में अगर इस पर स्टेटमेंट पूछ लेते ना कि वो डिकेडल के हिसाब से, तो स्टीडी ग्रोथ, स्टीडी डिक्लाइन, तो ऐसे केस में दिस इज बेसिकली फ्लक्चुएटिंग। तो आपको बेसिकली फ्लक्चुएट करेगा, ये ध्यान रखना है। इन जनरल स्टीडी ग्रोथ नहीं होती, स्टीडी डिक्लाइन नहीं होता, द थिंग्स डू फ्लक्चुएट, बट कुछ जगह पे देयर विल बी एक्सेप्शंस जो हम इसमें देख लेंगे। एक्सेप्शंस नोट कर लेना, बाकी चीज़ें तो हमें उससे ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी।
ठीक है। सो हियर इट सेल्फ इट इज सेइंग दिस इज नियरली 60%, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे। सो इसका इसलिए ट्रेंड देखना इंपॉर्टेंट है। देन हम आगे आते हैं एंड लेट अस कम हियर टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन्स स्टडी। इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के साथ स्टडी है, बट अगर आप देखेंगे जो कंट्रीब्यूशन भले है, मतलब कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं, बट इफ़ यू विल सी 16 से लेके 26 तक घटा, घट गया, बढ़ा बढ़ा, घटा, ठीक है। तो ये चीज़ ये भी बता रहा है कि भाई देखो ठीक है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, बट ये ग्राफ मेरे को ये भी बता रहा है कि चीज़ें घट बढ़ रही हैं। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बढ़ घट रहा है कि स्टीडली इंक्रीज होता चला जा रहा है। दिस इज द थिंग, ठीक है। देन कमिंग टू दी नेक्स्ट ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स हमने इंक्लूड किए हैं, बट मैं डिस्कस उतने ही कर रहा हूँ जो आपके यूपीएससी में पूछ सकता है। नो एक्सपोर्ट शेयर इन जीडीपी इट रिमेन्स स्टेबल डिस्पाइट द ग्लोबल हेडविंड्स, ठीक है। लेकिन डिकेड वाइज दिस इज फ्लक्चुएटिंग। अगर आप डिकेड वाइज बात करेंगे, दिस इज एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग, दिस इज एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग, बढ़ा घटा घटा, ठीक है। सो कोई स्टीडली इंक्रीज नहीं है, कोई स्टीडली डिक्रीज नहीं है, सिंपल सा ये दिख रहा है मेरे को। बट ओवरऑल इट्स शेयर रिमेन्स स्टेबल डिस्पाइट द ग्लोबल हेडविंड्स, ठीक है। स्टेबल का बेसिकली मतलब होगा कि भाई आसपास मेंटेन्ड है, दैट इज वाई दिस इज सेट टू बी स्टेबल। अब देखो चूंकि ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, एक चीज़ यहाँ से आप एक चीज़ समझ लेना कि जनरली आपको कई बार इसमें स्टेटमेंट्स ऐसे ही मिलेंगे जो आपको दिख रहा होगा कि फ्लक्चुएट करेंगे, बट दे अवॉइड यूजिंग द वर्ड फ्लक्चुएशन, दे विल बी प्रेफरिंग द वर्ड व्हाट, स्टेबल, ग्रोथ एटसेट्रा, ये इस टाइप की चीज़ें, ये फैक्ट है, ये सारी गवर्नमेंट्स करती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रोथ इट हैज़ इम्प्रूव्ड बट इट रिमेन्स बिलो द लॉन्ग टर्म एवरेज, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मली हमारा दिमाग में क्या आएगा कि भैया एग्रीकल्चर ग्रोथ इंप्रूव भी हो रही होगी और लॉन्ग टर्म एवरेज से कहीं ना कहीं पहले की ग्रोथ उतनी अच्छी भी नहीं रही है कई बार, तो हम उससे इन जनरल हमारी जो ग्रोथ अब आ रही होगी वो बेटर होगी, बट समहाउ लॉन्ग टर्म एवरेज के ये बिलो है, दैट इज दिस इज द 3.6%, तो ये नोट कर लेना, फैक्ट है। वॉलेटाइल क्रॉप ग्रोथ ऑफसेट बाय स्टेबल एक्सपेंशन इन अलाइड एक्टिविटीज़। क्रॉप्स जो आपकी फूड क्रॉप्स वगैरह जैसे हैं वहाँ पे जो ग्रोथ है वो वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल इफ़ यू सी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी, लेकिन साथ ही साथ देर आर दी अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे कि पोल्ट्री हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, इस टाइप की चीज़ें, फिशरीज हो गया, तो इन सब में ग्रोथ देर आर दी दैट इट इज़ लीडिंग टू दी एक्स्ट्रा ग्रोथ, तो वो क्या कर रहा है मिल के उसको ऑफसेट कर दे रहा है। तो दीज आर दी अलाइड एक्टिविटीज़ जो उसको एग्रीकल्चर की जो क्रॉप वाले जो है ग्रोथ है जो वॉलेटाइल है उसको वो ऑफसेट कर रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको वो ऑफसेट कर दे रहा है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। देन द ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग जीवीए डिफ्लेटर इट हैज़ रिमेन मॉडरेट। डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है, किसके बारे में बताता है आपको, इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। तो महंगाई उतनी नहीं बढ़ रही है, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है ओवरऑल, दिस हैज़ रिमेन मॉडरेट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वो यूज कर देगा कि स्टीप हो गया, एक्सेस राइज, एक्सेस लो एटसेट्रा, इस टाइप के स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आ सकता है शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स स्टेबल इन द रियल टर्म्स, ठीक है, लेकिन डिकेड वाइज दिस हैज़ एक्चुअली फ्लक्चुएटेड। इसके बाद यू शुड बी नोइंग दैट सेक्टोरल ग्रोथ इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 दिस इज हायर देन द प्री पेंडेमिक ट्रेंड्स। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये आपको शो किया है कि भैया अब हमारी जो सेक्टोरल ग्रोथ है दैट इट इज़ इम्प्रूविंग, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड भी है, मतलब ये लॉजिक से भी आप कर सकते हो कि इस टाइम पे चीज़ें हमारी इंप्रूव ही कर रही होंगी, बट इस चीज़ में माइनिंग एंड क्वेरिंग में नेगेटिव ग्रोथ है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स कहीं ना कहीं माइनिंग क्वेरिंग के साथ रहते ही हैं, सेफ्टी का कंसर्न भी रहता है, तो इसके लिए इसके चलते लॉजिकली भी आप याद रख सकते हो दैट इट्स ग्रोथ इज नेगेटिव। अब आपको ये टर्म दिखेगा IHS मार्केट और एक टर्म दिखा करेगा HSBC, कहीं कहीं पे आपको दोनों टर्म्स एक साथ मिलेंगे। IHS मार्केट दिस ऑर्गेनाइजेशन इट कलेक्ट्स डेटा, इट एनालाइजेस डेटा, इट प्रोड्यूसेस डाटा, इसकी ब्रांडिंग करता है HSBC और फिर रिलीज करता है। तो दिस इज द डेटा कलेक्टर, दिस इज द जो मार्केट में रिलीज करता है। तो ये आपको बेसिकली इसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्टोरल ग्रोथ इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 इट इज़ हायर देन द प्री पेंडेमिक ट्रेंड, ये हमने डिस्कस कर ही लिया इन जनरल, ठीक है।
इन सर्विसेज में। अब ये टर्म यूज हुआ है द ट्रेंड्स इन द CPI इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, हु मेजर्स द इन्फ्लेशन, हु मेजर्स, ये आपके लिए होमवर्क है, कौन मेजर करता है इसको। व्हाट इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन, व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन, व्हाट डज इट द मीनिंग ऑफ कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में कौन सी चीज़ों को हम एक्सक्लूड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपने अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ रखी, तो अब ये टर्म्स अगर यूज हो रहे हैं और आपको इसकी मीनिंग नहीं पता है तो देयर इज़ द प्रॉब्लम। तो मेक श्योर दैट यू नो दिस टर्म्स, ठीक है। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे का ग्राफ चेक के बता रहा हूँ। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे और हमें बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन हम उसे छोड़ देंगे। तो अभी इस वीडियो को पॉज कर लो, चेक कर लो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है देन एटलीस्ट नोट डाउन these terms so that you would be making your notes and you would be writing कि भैया ये क्या होता है। चलो आगे आते हैं। डिक्लाइनिंग सॉवरिन, अच्छा एक चीज़ और, जैसे ही आपको ये वर्ड सॉवरिन दिख जाए ना, तो पहली चीज़ तो एक बात समझ जाना कि व्हेन इट इज़ सॉवरिन इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू सम नेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उसके पीछे जो उसकी बैकिंग होगी वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, जिसपे जो रिलायबल होती है। सो डिक्लाइनिंग सॉवरिन 10-year यील्ड स्प्रेड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड स्प्रेड, ओवर US बॉन्ड्स इंडिकेट्स लोअर रिस्क प्रीमियम। सो यू शुड बी नोइंग दिस एंड यू शुड बी नोइंग द मीनिंग ऑफ द टर्म यील्ड स्प्रेड, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म्स आपको इकोनॉमी में कई बार मिलते हैं ना, हमें नहीं समझ आता, अरे यार ये पूछ दिया वो पूछ दिया, ये सब यहीं से उठा के पूछा जाता है। तो मेक श्योर दैट यू नो दिस टर्म्स, ठीक है। क्योंकि ये टर्म अपने अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने लगूंगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड द पर्पज इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई क्या डिमांड है UPSC की, यहाँ से क्या बन सकता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट बट इट्स योर होमवर्क, नोट कर लो कि इसे को आपको तैयार करना है, ठीक है। नाउ दिस थिंग, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक ऑन इंडियन इकोनॉमी कौन रिलीज करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडियन इकोनॉमी की हैंडबुक RBI रिलीज करती है, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। देन यू हैव द ट्रेंड इन डेफिसिट इंडिकेटर्स ऑफ द सेंटर, तो सेंटर का जो डेफिसिट है वो रेगुलर डिक्लाइन किया है 2021 से, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे दैट वाज द लाइक पैंडेमिक आई मीन टू से कोविड के टाइम पे, ठीक है, यू नो वी हैड द वेरी हाई फिस्कल डेफिसिट, बट अब ये धीमे धीमे कम होता जा रहा है और एक कम हो रहा है तो बाकी भी ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से लिंक्ड अप हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी कम होते चले जा रहे हैं। So there is the regular decline from 2021. Then the decomposition of fiscal deficit of the central, तो इसने बताया कि fiscal deficit में किसका किसका रोल है। तो revenue deficit का जो ये पोर्शन है उसमें इसमें ये तीन चीज़ें आते हैं, तो maximum share of the revenue deficit is there. सेकेंड नंबर पे इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके चलते आपका फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। थर्ड इज नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। सो मैक्सिमम इज द रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड इज द कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सो रेवेन्यू डेफिसिट होल्ड नियरली 71% शेयर। अब ये एक टेबल था। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस हियर। पूछ देगा इसमें से डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। तो इनकम टैक्स, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स विच इंक्लूड्स लाइक जो भी आपकी इनकम पे टैक्सेस लगते हैं। देन यू हैव द कॉर्पोरेट टैक्स, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। एंड पर्सनल इनकम टैक्स, इसका जो वैल्यू है वो कॉर्पोरेट टैक्स से इस टाइम पे ज़्यादा है जो शेयर है। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। देन जीएसटी आपका रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज होता गया है। सो देर इज नथिंग लाइक दैट कि भी इसमें लेस हुआ है। जीएसटी आपका रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल एडवाइस से इंक्रीज होता गया है। सो देर इज द स्टीडी इंक्रीज, ठीक है। तो दिस गोज अगेन द पॉपुलर परसेप्शन। अगर कुछ भी लिखा है स्टीडी जैसा वर्ड है तो गलत होगा। नो, जीएसटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ एक बार देखनी भी ज़रूरी होती है। देन यू हैव दिस टेबल। इस टेबल में बेसिकली बताया है ट्रेंड्स इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ नॉन टैक्स रेवेन्यू के कंपोनेंट्स में। पूछता है सीधे सीधे कि कौन सा इसका कंपोनेंट है, कौन सा नहीं है। तो इसका कंपोनेंट है इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, एक्सटर्नल ग्रांट, यूजुअल चार्जेस, लाइसेंस फी, रॉयल्टीज, फाइन्स एंड पेनल्टीज, रिसिप्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एंड जनरल सर्विसेज। अब देखो सीधा सीधा दे रहा है आपके टेबल से, आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। इस पर सीधे सवाल बन जाते हैं।
सो सिंपली नोट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ दिस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी मुझे प्राइमरी इंटरेस्ट है पहली बात तो कि कंपोनेंट्स क्या हैं। तो पे एंड अलाउंसेज आर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेंशन इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, subsidies are the part of revenue expenditure, interest payment is the part of interest expenditure of this revenue expenditure, and defense services are the part of this revenue expenditure। सीधा सीधा फैक्ट है। अब मैक्सिमम इज द इंटरेस्ट पेमेंट, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट नंबर 1 पे है, अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। सेकेंड इज वी डू द एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस, थर्ड इज द सब्सिडीज। ठीक है, अब एक और बात, सब्सिडीज में सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस पे जाती है, दैट इज ऑन द फूड। ये इतने फैक्ट याद कर लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, और दिस इज द ट्रेंड एंड इन द इफेक्टिव कैपेक्स एंड कैपेक्स एज द शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आप देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एज द पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, दैट इज अ गुड ट्रेंड, बट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थोड़ा सा घटने की डेफिनेटली है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का बोला गया अभी। ठीक है, दिस वन इज द थिंग। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द सेंटर, जो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट इस टाइम पे खर्च करिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को के ऊपर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो है दैट इज़ द रेलवे, थर्ड नंबर पे है डिफेंस, देन द ट्रांसफर टू द स्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जस्ट ये चीज़ याद रखें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में का सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में हो रहा है। वो क्या करेगा, रेलवे लिख देगा ऊपर और बोल देगा भैया इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है, हम गलत करके आ जाएंगे। सो दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट यूपीएससी कैन आस्क फ्रॉम यू। देन कमिंग नेक्स्ट, ई स्टेट डेटाबेस, कौन का सोर्स क्या है, आरबीआई, सिंपल। देन कंपोजिशन ऑफ स्टेट्स टोटल एक्सपेंडिचर, अब स्टेट्स भी अपना कुछ खर्चा कर रहे हैं तो उनके कंपोजिशन में सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रांट इन एड एंड कंट्रीब्यूशन, वो सब रहने देते हैं। बस इतना समझ लेते हैं कि स्टेट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से जो मैक्सिमम खर्चा है वो सोशल सर्विसेज में जाता है, सिंपल, दिस वन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इतने सारे हमने बहुत सारे टेबल्स आए बीच में, हमने उसको स्किप किया है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम उतना ही कर रहे हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है। डिकम्पोजिशन परफॉर्मेंस ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू, किसका, स्टेट का, ये है जीएसटी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फीस, लैंड रेवेन्यू, सेल्स टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, अदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो स्टेट का जो रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये टर्म्स पता होने चाहिए, सिंपल सा पूछ लेगा। ठीक है, अब सेल्स टैक्स का रेवेन्यू किसके पास जाता है, सेंटर का जाता है, स्टेट के पास जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का मेंटरशिप। अगर आपकी प्रिपरेशन इस टाइम पे अच्छी नहीं हो रही है तो आप मेरी गाइडेंस में आके प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, 2027 के बच्चों के लिए भी एक बैच आ रहा है, सोशियोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी है। सो यू कैन कॉल एट दिस नंबर टू नो अबाउट दिस मोर। जनरल गवर्नमेंट लाइबिलिटीज टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, नाउ दिस इज द थिंग, नोट द ट्रेंड। गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है टू जीडीपी रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, सो ग्रॉस रेवेन्यू डेफिसिट डिक्लाइनिंग, दिस वन, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइनिंग, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ जनरल गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है हमारे इकोनॉमी के लिए। सो जस्ट यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो रही है। नाउ द ट्रेंड इन द जनरल गवर्नमेंट ग्रॉस डेब्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये देखा गया है कि एवरेज एडवांस्ड इकोनॉमीज का जो डेप्ट है वो ज़्यादा है एवरेज इमर्जिंग इकोनॉमीज के डेप्ट के मुकाबले थ्रू आउट। 2016 से लेके 25 तक थ्रू आउट, इस पे सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि वो ज़्यादा उधारी में जी रहे हैं, हम नहीं। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, फिस्कल मॉनिटर कौन रिलीज करता है, आईएमएफ रिलीज करता है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, कौन रिलीज करता है फिस्कल मॉनिटर, आईएमएफ। ठीक है, ये क्या आपको रिपोर्ट मिल गई। देन यू हैव गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टैटिक्स, ये कौन रिलीज करता है, आईएमएफ। ठीक है, फिस्कल मॉनिटर भी है एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देन यू हैव द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, देयर इज द वेरिएशन इन ईपीयू एंड द मॉडल एस्टिमेट्स ऑफ फैसिलिटी, देन देयर इज द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, व्हेन देयर इज द बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोथ इन द कॉर्पोरेट्स प्लस बैंक्स। So this creates the problem of twin balance sheet.
अब इसके बाद इसकी डिटेल्स आप पढ़ लेना, ठीक है। मेरी बस इतनी एडवाइस है कि इन टर्म्स को जो जो टर्म्स आ रहे हैं ना, अगर ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आया है, अब आपको सडनली लगेगा यार ये कौन सा टर्म है, ठीक है, तो हम इसको टर्म को छोड़ते चलते हैं। कई बार हमें लगता है कि यार यूपीएससी ने कहाँ से ही क्वेश्चन बना दिया है। तो इट इज़ एडवाइज दैट यू शुड बी नोइंग दिस टर्म्स, व्हाट इज़ द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो किसी टर्म को ऐसे छोड़ना नहीं। देन यू हैव M0, M1, M2, M3. सो M0 इज रिजर्व मनी, M3 इज ब्रॉड मनी. सो यू शुड बी नोइंग अबाउट M0, M1, M2, M3 टाइप ऑफ मनी, पहली चीज़। और इसमें से कौन ज़्यादा आपका लिक्विड है, ठीक है, लिक्विडिटी बेसिस पे अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। तो यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट। ओपन योर NCERT, चेक इट राइट नाउ, ठीक है। देन द ट्रेंड्स इन द मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है? भाई हमने 100 रुपये मार्केट में दिए, मतलब हमने 100 रुपये का नोट छापा, लेकिन 100 रुपये तो हमने छापा है, लेकिन मार्केट में फ्लो से ज़्यादा पैसा कर रहा है, तो मनी एक्चुअली मल्टीप्लाइज। मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूँगा। तो हमारा मनी मल्टीप्लायर इज 6.2, ठीक है। तो वो बेसिकली दिखाता है कि पैसा कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहा है, कितना लेंडिंग हो रही है, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो यू शुड बी नोइंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज मनी मल्टीप्लायर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? RBI रिलीज करता है, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक ऑन इंडियन इकोनॉमी कौन रिलीज करता है? RBI रिलीज करता है। अब आप देख रहे हो लाइक कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन इसमें हर चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। हम उतना ही कर रहे हैं जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना करते चलना। नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ मेजर वर्ल्ड इंडिसेस। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन जाएगा। KOSPI कोरिया के द्वारा, निक्केई जापान, नैस्डैक USA, CSI 300 चाइना, STI सिंगापुर, FTSE UK, ASX 200 ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज USA, निफ्टी इंडिया, हैंग सेंग बाई हांगकॉन्ग, DAX जर्मनी, सेंसेक्स इंडिया, CAC 40 बाई फ्रांस। सीधे क्वेश्चन पूछ देगा। कभी कभी ये भी टर्म ऐसे पूछ लेता है, द टर्म CSI 300, FTSE, हैंग सेंग, ऑफन सीन इज न्यूज या निक्केई आर रिलेटेड टू। सो दीज आर दी मेजर वर्ल्ड इंडिसेस। सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा और हम कंफ्यूज कर जाते हैं। ये पूरा नहीं याद करना है, लेकिन ये जरूर याद कर लेना है। देन कंपोजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन फाइनेंशियल ईयर 19 वर्सेस फाइनेंशियल ईयर 25, उसका एक कंपेरिजन दिखा है। तो व्हाट डज योर फाइनेंशियल एसेट विल इंक्लूड? पहली बात तो मुझे ही पता होना चाहिए, करेंसी, डिपॉजिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड, इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट फंड एंड डेब्ट सिक्योरिटी। कंपोनेंट्स पूछ लेता है। अब इसमें मैक्सिमम शेयर किसका है मेरे को साफ साफ दिख रहा है, दैट इज ऑफ द डिपॉजिट्स। सिंपल, इतना ही याद रखना है। इसमें हमने क्या किया है इसमें कि हमने जितने भी आपके इकोनॉमिक सर्वे वाला डेटा था हमने डाल तो दिया है, बट जितना इंपॉर्टेंट है उसको अलग से PDF में मार्क भी कर दिया गया है। देन टोटल अमाउंट ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्लान प्रीमियम। अभी आपसे एक स्टेटमेंट ही आ जाए कि इन इंडिया द नॉन लाइफ टोटल प्रीमियम इज हायर नाउ देन द लाइफ टोटल प्रीमियम, और दिमाग में आ सकता है कि भाई ठीक है, अब इस टाइम पे भाई कार इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम क्या कहते हैं वहाँ पे हम उसका अमाउंट बढ़ सकता है प्रीमियम का। ये दिमाग में नेचुरल सी बात आ सकता है। बट अगेंस्ट दी पॉपुलर परसेप्शन, लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है अभी भी बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नॉन लाइफ टोटल प्रीमियम के मुकाबले, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई वी हैव LIC। सो दिस इज द थिंग। चैप्टर 4 पे आते हैं। नाउ ट्रेंड्स इन नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग एंड ट्रेड कंसंट्रेशन। सीधा सीधा एक सवाल आ सकता है और ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज नियर शोरिंग, व्हाट इज फ्रेंड शोरिंग। ऐसे समझ लो इंडिया और पाकिस्तान है, बट वी आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है। तो कायदे से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड होना चाहिए, बट हम जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की जगह व्हाट वी चूज द फ्रेंड्स लाइक UAE के साथ हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। सो वी आर नॉट डूइंग द ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली द जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। ये पहले होता था कि जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जो जितना पास उससे उतना ट्रेड कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि वी आर चूजिंग द फ्रेंड। सो दिस इज द फ्रेंड शोरिंग। सो दिस ट्रेंड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड शोरिंग इज ग्रेटर देन द नियर शोरिंग।
Nearshoring measures the geographical proximity of trade relationship and shows whether countries are sourcing from nearby partners or the distant one. Nearshoring ये बताता है. Friendshoring involves increased trading with economies with politically aligned stances, and the friendshoring index is calculated as this trade with political proximity is measured by United Nations voting patterns. ठीक है. एक तो ये पूछ सकता है कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक ये पूछ सकता है इसकी मीनिंग क्या है, और अलग से एक्सप्लेन भी कर रखा है. तो ये आपको पता होना चाहिए. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ट्रेड कंसंट्रेशन, this describe how much of the global trade is concentrated in a small set of countries, and its index is calculated based on what? Herfindahl concentration index. बस ये चीज़ है. तो एक सवाल तो ये भी आ जाएगा कि हरफिंडेल कंसंट्रेशन इंडेक्स व्हाट डज इट दिस मेजर, ये इंडेक्स क्या मेजर करता है. इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा. अब सडनली हम उस टाइम पे ये टर्म देखेंगे ना, हम घबराने लगेंगे, बोलेंगे भैया ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया था. ठीक है. तो यू मस्ट मेक श्योर दैट यू नो दिस टर्म्स. देन यू हैव द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स. पहली बात यहाँ पे आपको बेसिकली जो पता होना चाहिए कि यू शुड बी नोइंग व्हाट इज ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स एंड कौन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हु रिलीज इट. तो दिस इज रिलीज्ड बाय WTO IMF ज्वाइंटली, एंड दिस मेजर्स द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी डायनेमिक्स, कैसे चेंज हो रहा है. एंड दिस हैज आइडेंटिफाइड दैट देयर इज द स्ट्रक्चरल शिफ्ट थ्रू इंक्रीज्ड पॉलिसी इंटरवेंशंस सिंस 2019. बस इतना ही. ठीक है. इससे ज़्यादा जरूरत नहीं. और यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. जितना बताया उतना काफ़ी है. देन यू हैव द राइज इन ग्लोबल अनसर्टेनिटी. ठीक है. सो यहाँ पे देयर इज द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, GE, गेपू इंडेक्स कहते हैं इसे. तो पहली बात तो जेपू इंडेक्स पूछ लेगा कि व्हाट इज इट इज. सो दिस एक्सप्लेन्स अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी में अनसर्टेनिटी कितनी है. द वर्ड इटसेल्फ सेज. गवर्नमेंट रिलीज नहीं करते. दिस इज अ प्राइवेट डेटा, प्राइवेट इंडेक्स. दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट, और ये एक एकेडमिक रिसर्च इनिशिएटिव है 3 इकोनॉमिस्ट के द्वारा, स्कॉट आर बेकर, निकोलस ब्लूम एंड द स्टीवन जे डेविस. अब देखो इकोनॉमिक सर्वे अगर आप लेके बैठोगे ना और आप पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ने लगोगे तो हो सकता है आप कवर ना कर पाओ, लेकिन आपको अगर ये पता होना कि कहाँ पे कितना करना है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट. ग्रोथ इन द ट्रेड वॉल्यूम्स. सो ग्रोथ वाइज इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज ज़्यादा ग्रोथ देख रही हैं इन कंपेरिजन टू एडवांस्ड इकोनॉमीज. इनकी ग्रोथ धीमे धीमे प्लेटू हो रही है. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज बाय IMF. नाउ इंडियाज़ का मर्सेंडाइज एक्सपोर्ट देख लेते हैं थोड़ा सा. पहली बात एंड मर्सेंडाइज एंड द सर्विस ट्रेड में देख लेते हैं. तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थ्रू आउट बढ़ा है. ठीक है. डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी, दिस इज रिलीज्ड बाय RBI. एंड फॉरेन ट्रेड परफॉर्मेंस एनालिसिस, दिस इज रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. इतना यहाँ पे था, इंपॉर्टेंट था जो आपको समझना था. इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था. ठीक है. व्हाट अबाउट द ट्रेंड इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, चूँकि एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर. सो एग्रीकल्चर वाइज अगर देखेंगे तो मेरा फाइनेंशियल ईयर में इतना वैल्यू है, फिर ये बढ़ा बढ़ा बढ़ा, 23 में बढ़ा, 24 में घट गया, 25 में फिर बढ़ गया. तो माई शेयर इज फ्लक्चुएटिंग इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन द लास्ट 5 ईयर्स. सो 10 साल में भी जाहिर सी बात है फ्लक्चुएशन तो ऑटोमेटिकली एक जगह पे आ गया, तो दिस हैज फ्लक्चुएटेड. ये मुझे पता होना चाहिए. नाउ ट्रेड परफॉर्मेंस ऑफ PLI सेक्टर, ये एक टेबल दिया है. अब हम क्या करते हैं, इसको याद करने लगते हैं. नहीं, मेरे को ये याद नहीं करना है. व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस 14 सेक्टर्स ऑफ PLI. सो यू नो द PLI स्कीम. PLI स्कीम में कौन कौन से सेक्टर्स हैं पूछ देगा. दीज सेक्टर्स आर देयर, ऑल ऑफ दीज, 2 ऑफ द अबव, 3 ऑफ द अबव, 4 ऑफ द अबव, इस टाइप के सवाल बना देगा. तो ये आपके 14 PLI सेक्टर्स हैं. ये सारे इन 13 के 13 सेक्टर्स, 14 में से 13 के 13 सेक्टर ने एक्सपोर्ट ग्रोथ भी पॉजिटिव दिखाई है, इंपोर्ट ग्रोथ भी पॉजिटिव दिखाई है. केवल एक ऐसा सेक्टर है, दैट इज द टेलीकॉम सेक्टर, जिसकी एक्सपोर्ट ग्रोथ पॉजिटिव है लेकिन इंपोर्ट ग्रोथ नेगेटिव है. मतलब है इसके लिए जो सर्विसेज हैं, जो इंपोर्ट की जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं अब इतना, लेकिन एक्सपोर्ट तो ग्रोथ यहाँ पे भी पॉजिटिव है. केवल टेलीकॉम सेक्टर जो है जो थोड़ा सा डेविएट कर रहा है. बाई चांस इस पे सवाल आ जाए तो यू विल बी सेइंग दिस इज द टेलीकॉम. यस, मिस्टर टेलीकॉम इज स्टैंडिंग समथिंग एट द अदर प्लेस. अदरवाइज ऑल यू नीड टू नो is to know these 14 sectors of
PLI scheme, and you should also be knowing कि भी PLI scheme है क्या exactly. Then you have system on the monthly foreign trade statistics of India, FTSPCC लिखते हैं इसे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसे रिलीज करता है. बस इतना ही ध्यान रखना है. नाउ ये एक टेबल है, अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, बट आई वुड एडवाइस कि बस एक बार सिंगल वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लेना. इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी फिलहाल. फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं. ऑल्दो इंडिया प्राइमरली एक्सपोर्ट जेनरिक ड्रग्स टू यूएस, हम प्राइमरी जेनरिक ड्रग यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं. फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में डिक्रीज हुआ टू द यूएस बाय 23% ईयर ऑन ईयर इन अक्टूबर 2025. 23% का डिक्रीज हुआ. ये डिक्लाइन बिकॉज देयर वॉज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टैरिफ ऑन दी जेनरिक ड्रग्स, जिसके चलते इंडियन एक्सपोर्टर्स ने पहले से ही दे हैव स्टार्टेड रेड्यूसिंग देयर रिलायंस ऑन द यूएस मार्केट. और ये काम तो हमें वैसे भी पहले से ही करना चाहिए. एक्सेसिव रिलायंस ऑन वन पर्टिकुलर कंट्री इज़ नॉट गुड. हमें चीज़ें हमेशा डाइवर्सिफाई करनी चाहिए. हाउसएवर द ट्रेंड रिवर्स इन नवंबर 2025 विद फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स टू द यूएस इंक्रीजिंग टू 9.8% ईयर ऑन ईयर. तो ये चीज़ आप थोड़ा सा, बस ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, वाई देयर वाज द डिक्लाइन. देन पेपर प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स. अब आगे आते हैं इंडिया सर्विस ट्रेड परफॉर्मेंस. वैल्यू बढ़ती गई है. वी हैव दी सर्विस ट्रेड सरप्लस, और सर्विस ट्रेड सरप्लस अच्छा खासा है, तो हम बहुत ज़्यादा सर्विसेज देते हैं. ये एक अच्छी बात है. सर्विसेज ही है जिसने इंडियन इकोनॉमी को प्रॉपर्ली संभाल कर रखा हुआ है. हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी रिलीज्ड बाय RBI. नाउ द करंट अकाउंट बैलेंस एज द परसेंटेज ऑफ GDP. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. और ये क्या मेजर करता है? दिस मेजर्स द नेट फ्लो ऑफ गुड, सर्विसेज एंड इनकम बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स. तो नेट बैलेंस ऑफ ट्रेड यू कैन से. ठीक है, देन अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो द कंट्री इज द नेट लेंडर. इसकी वैल्यू नेगेटिव है, द कंट्री इज द नेट बोरोवर. इंडिया के केस में -1.3 है, सो इट इज नेट बोरोवर. सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, तो ये चीज़ है. प्राइवेट ट्रांसफर इनफ्लोज रिफर टू प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट एंड द प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ रेमिटेंस सेंड बाय इंडियंस ओवर इंडियंस एम्प्लॉयड ओवरसीज. नाउ व्हाट इज द ट्रेंड इन द ग्लोबल FDI फ्लोज. नॉर्मली दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई FDI है तो बढ़ ही रहा होगा, पूरी दुनिया में बढ़ रहा होगा. बट इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ है. एक जनरल ट्रेंड देखा गया है कि द थिंग इज दैट कि 23 से 24 में परसेंटेज चेंज इज निगेटिव. परसेंटेज चेंज इवन इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज दिस इज निगेटिव. यूरोप में दिस इज निगेटिव. नॉर्थ अमेरिका में चलो थोड़ा पॉजिटिव रहा है. डेवलपिंग इकोनॉमीज में थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है 0.2%, बट ज़्यादा अफ्रीका में भी रहा है. बाकी हर जगह पे नेगेटिव रहा है. तो ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो ग्लोबल FDI फ्लो घटा है ओवरऑल. ठीक है, केवल नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट है, डेवलपिंग इकोनॉमीज, और अफ्रीका में FDI लेकिन धीमे धीमे बढ़ रहा है. ठीक है, दिस इज रिलीज बाय वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? UNCTAD. ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. इन जनरल इस पर ट्रेंड बन जाएगा कि भाई FDI हैज़ बीन इंक्रीजिंगली, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है थ्रू आउट, और हम अक्सर इसको गलत करके आ जाते हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग. नेट FDI आप देखिए. ठीक है, सो नेट FDI फ्लो टू इंडिया, पहली बात इसका फॉर्मूला याद कर लेना. नेट FDI टू इंडिया इज ग्रॉस इनफ्लो माइनस रिपेटिशन. नेट FDI इज नेट FDI टू इंडिया माइनस नेट FDI बाई इंडिया. देन यू हैव द ट्रेंड इन इंडियाज FDI. ठीक है, तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो नेट FDI दिस हैज डिक्लाइंड. नाउ नेट FDI टू इंडिया percentages, net FDI by India. केयर एज एस्टिमेट, व्हाट इज दिस? टर्म पूछ सकता है. दिस इज द गवर्नमेंट एजेंसी, दिस इज द प्राइवेट एजेंसी, फॉरेन एजेंसी क्या है? सो दिस इज इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. देन व्हाट इज द शेयर ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज इन ग्लोबल आउटवर्ड FDI फ्लो. ठीक है, तो दोनों ही केस में देखिए चीज़ें फ्लक्चुएट करिए, बोथ फ्लक्चुएटेड इन द लास्ट डिकेड. देन यू हैव द इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पाथ. इसमें बेसिकली ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि नेट आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट इट हैज़ बिकम परसिस्टेंटली पॉजिटिव ओनली एट लेटर स्टेजेस. पहले पॉजिटिव नहीं था, परसिस्टेंटली पॉजिटिव नहीं था. एट लेटर स्टेजेस एज डोमेस्टिक फर्म्स दे एक्यूमुलेट दी कैपेबिलिटीज.
ठीक है, तो बेसिकली ये एक रोजी पिक्चर दिखा रहा है घुमा फिरा के। नेट एफपीआई इनफ्लो इन इंडिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बढ़ा घटा बढ़ा घटा घट बढ़ा घटा, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है। सो देयर इज अ परसिस्टेंट फ्लक्चुएशन इन नेट एफपीआई इनफ्लो इनटू इंडिया। इस पे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये ग्राफ्स हैं, मतलब ऐसा तो याद नहीं रहेगा, बट द थिंग इज दैट कि अगर आप ये स्टेटमेंट्स एक बार देखे रहेंगे, अब आपको ये आपके माइंड में देख लिया तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप सीधे सीधे कर ले जाओगे भाई हाँ भाई एफपीआई में तो फ्लक्चुएशंस हुए थे। आई एम नॉट गोइंग टू टेक स्टीडी इंक्रीज और स्टीडी डिक्रीज, क्योंकि दिमाग में क्या आता है एफपीआई है तो इंक्रीज ही हो रहा होगा। ठीक है, बट दैट दिस थिंग हैज़ फ्लक्चुएटेड। ठीक है, देन इस पे तो सवाल आ रखा है यूपीएससी में अबाउट द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पहला चीज़ है एफसीए, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है एसडीआर, चौथा है रिजर्व पोजिशनिंग इन आईएमएफ। मैक्सिमम शेयर इज दिस वन, then you have gold, then you have SDR, then you have the reserve position in IMF। ठीक है, ये बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इन जनरल तो मेरे को दिख ही रहा है कि मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, बट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। देन यू हैव टू लुक एट द मेजर क्रेडिटर्स एंड मेजर डेप्टर्स टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो जर्मनी इज द मेजर क्रेडिटर, इंडिया इज द नेट डेप्टर, दिस इज द नेट क्रेडिटर, दिस इज द नेट डेप्टर। ठीक है, QEDS क्वार्टरली एक्सटर्नल डेप्ट स्टैटिस्टिक्स कौन रिलीज करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। सो दिस इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, ये आप नोट कर लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अभी जस्ट बताया था, कमेंट सेक्शन में बता देना। देन यू हैव द ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो मेरे को दिख रहा है कि इन्फ्लेशन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ज़्यादा है वर्ल्ड के एवरेज से एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज़ से भी। मतलब हमारे यहाँ महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन है लेकिन वो कम है। ठीक है, एंड इंडिया की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 21 से लेकर बात करूँ तो ऑन एन एवरेज वर्ल्ड के इन्फ्लेशन से कंपेरेटिवली इंडिया में कम है। सो देयर इज़ द मोर हेडलाइन इन्फ्लेशन देन एडवांस्ड इकोनॉमीज़ इन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। सो अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ रही है, सीधा सा लिंकेज है। ठीक है, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय IMF। ठीक है, फूड प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, FAO रिलीज करता है। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। अब ये रिपोर्ट्स याद करते चलना। पिंक सीट, व्हाट इज पिंक सीट? द टर्म पिंक सीट इज रिलेटेड टू, पिंक सीट डिनोट्स, पिंक सीट इज रिलीज बाय, सीधा सवाल, रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। दिस इज द मंथली कमोडिटी प्राइस रिपोर्ट। कमोडिटी के प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं वो पिंक सीट बताता है। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। सीधा सवाल बन सकता है। नाउ देयर इज द चेंज इन द इन्फ्लेशन रेट इन द मेजर इकोनॉमीज। इंडिया में नेगेटिव चेंज है, मतलब प्राइसेस आर फॉलिंग, देयर इज द डिफ्लेशन। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस बाय द IMF के अकॉर्डिंग है ऐसा। CPI फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड दिस WPI इज बीइंग गिवन बाय DPIIT। तो कौन रिलीज करता है? ये सामने आपके CPI इन्फ्लेशन इज रिलीज बाय दिस मिनिस्ट्री, WPI इज रिलीज बाय DPIIT, दिस डिपार्टमेंट। सो यू मस्ट बी नोइंग दिस। अब देखो कई सारी चीज़ें ना आपको ये बताते ही चल रहा है कि कहाँ पे ध्यान देना है, बस इसको मेंशन कर लेना अपने पास। ठीक है, नाउ देयर इज द विजिबल डिक्लाइन इन पल्सेस रिटेल प्राइस वॉलेटिलिटी अक्रॉस द ईयर्स। तो पल्सेस के प्राइसेस में चेंजेस अब बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो वॉलेटाइल अब प्राइसेस इसके नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थे। ये देख लीजिए 15 के आसपास। ये सारे ग्राफ्स हैं उसके जो इकोनॉमिक सर्वे के हैं, बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, हमने इंक्लूड तो सारे ही किए हैं, लेकिन फॉर द सेंस ऑफ कंप्लीशन चैप्टर 6 पे आते हैं। सो देयर इज द स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स दैट इज गिवन बाय दिस मिनिस्ट्री। देन डिकेडल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं। डिकेडल परफॉर्मेंस कैसा रहा है? तो ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ है 3.56, 3.19, घटा बढ़ा, तो हमारी डिकेडल ग्रोथ बेटर रही है। ठीक है, दिस इज द थिंग। सो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो स्टडी है, ये चीज़ दिखा रहा है इन द लास्ट डिकेड, बट ग्रोथ हमारी फ्लक्चुएट कर रही है। देन
परफॉर्मेंस ऑफ एलाइड सेक्टर, देयर इज द रेगुलर इंक्रीज, एलाइड सेक्टर ही है जिसने एग्रीकल्चर को संभाल कर रखा हुआ है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन अभी जितना ज़्यादा हो रहा है कि अब वो फूड ग्रेन्स को सरपास करने लगा है, पहले ऐसा नहीं था बट अब ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम यील्ड राइस की कहाँ पे है? पंजाब में है। वीट की कहाँ पे है? पंजाब में है। व्हाट इज़ द क्रॉप यील्ड? ये भी एक सवाल बन सकता है। इंक्रीज इन एमएसपी अगर आप देखेंगे तो इन जनरल आपको पता ही अंडरस्टूड है कि एमएसपी का इन जनरल सभी जगह पे प्राइसेस इंक्रीज ही होता है, तो ये चीज़ दिखा रखा है ये ग्राफ ने, ठीक है। फूड सब्सिडी की मैं अगर बात करूँ, सो देयर इज रेगुलर डिक्लाइन इन द फूड सब्सिडी फ्रॉम 2021। तो फूड सब्सिडी अब धीमे धीमे गवर्नमेंट क्या कर रही है? कम करती जा रही है, बिकॉज वी आर फोकसिंग अपॉन व्हाट? सेल्फ एम्पावरमेंट, आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर बनेंगे तो फूड सब्सिडी से काम कैसे चलेगा? सो दैट इज इन अलाइनमेंट विद द गवर्नमेंट पॉलिसी। देन इंडिया का जो सर्विस का जो शेयर है, सर्विस सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में, दिस हैज़ स्ट्रेंथन इन लाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड्स, ठीक है। ये डेटा मेरे को कहाँ से मिला है? वर्ल्ड, मेन चीज़ जो चीज़ इसमें देखने वाली वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर विच इज़ बीइंग गिवन बाय व्हाट? दी वर्ल्ड बैंक। परसेंटेज देख लीजिए, 49.9% is the share of the service sector, so that is a good share of that, and इसमें हम ग्रोथ ही कर रहे हैं 1.5%, ठीक है। now growth in the service sector is resilient and steady, this is good. so India service sector GVA growth outperforms global trend despite slight moderation, ठीक है। तो हम outperform कर ही रहे हैं in general. नाउ सर्विसेज ग्लोबल एफडीआई, देयर इज द राइजिंग, जो भी ग्लोबली जो एफडीआई फ्लो कर रहा है फॉर द सर्विस सेक्टर, तो अब हम एफडीआई अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो कहाँ पे देना चाह रहे हैं मेनली? तो वी आर, जो वर्ल्ड है दैट इज फोकसिंग अपॉन द एनर्जी एंड द कम्युनिकेशन सर्विसेज पोस्ट पैंडेमिक। तो एनर्जी एंड गैस सप्लाई के लिए ये इसका इस टाइम पे मैक्सिमम एफडीआई एनर्जी एंड गैस सप्लाई के लिए आ रहा है। दूसरे नंबर पे है योर info and communication, ठीक है। सो देयर इज अगेन द इंक्रीज इन दिस शेयर। कंस्ट्रक्शन थोड़ा श्रिंक कर रहा है, देन यू हैव द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो अगर आप देखेंगे तो एनर्जी एंड गैस सप्लाई 15 से 19 का जो एवरेज था और उसके बाद जो अभी का जो है एवरेज, ये बहुत ज़्यादा शेयर है जो एफडीआई को अट्रैक्ट करता है। सो कंट्रीज आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द एनर्जी एंड गैस सप्लाई मोर एज कंपेरिजन टू द कंस्ट्रक्शन वाला थिंग। सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू बी द मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, ये तो अंडरस्टूड ही है वैसे भी। सर्विस सेक्टर ड्राइव्स द अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियस ही बात है, अर्बन सेक्टर में सर्विस सेक्टर का मेन बोलबाला है, वहाँ पे एग्रीकल्चर इतनी होती नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द टर्शियरी सेक्टर इन द अर्बन एरिया, दैट इज अबव 50%. Now this HSBC, IHS Markit, I have already told you, IHS Markit is something which collects data, analyze data. ये उसकी ब्रांडिंग करता है HSBC एंड इसे ये फिर रिलीज करता है. You should be knowing that. Generative AI, ठीक है, तो this is the snapshot of this. So we are investing more on this generative AI. What is generative AI? तो देखो यार, पहले वाला जो AI था वो क्या करता था, चीज़ों को सॉर्ट करता था, ठीक है, डेटा होगा को सॉर्ट कर देता था, उस पे इंफॉर्मेशन दे देता था, ठीक है, सॉर्टिंग होगा सारा काम करता था. अब क्या हो रहा है कि इट इज़ प्रोड्यूसिंग द न्यू डेटा फ्रॉम डेफिनेटली द मॉडल्स दैट इट हैज़ लर्न. सो जनरेटिव AI, जैसे आप नई टाइप की इमेजेस वो एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन उसको वो बना दे रहा है सोच के अपने से, तो दैट इज़ द न्यू डेटा एक्चुअली. सो जनरेटिव AI इज़ दैट. सो ये चीज़ है. तो ये बता रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरेटिव AI स्टार्टअप बाय द स्टेट. सो कर्नाटका में मैक्सिमम है, सेकंड है महाराष्ट्र में, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, ठीक है. और जो भी इसके लिए जनरेटिव AI के लिए जो फंडिंग्स हैं, अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडल्स पे सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं. सेकंड नंबर है सर्विसेज एप्लीकेशंस, थर्ड नंबर है सर्विसेज पे, ठीक है. सो जनरेटिव AI के बारे में पढ़ लेना, उसके बारे में क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. व्हाट इज जनरेटिव AI? You should have a clear cut meaning in your head. Then you have the increased household saving in the form of physical assets, something like that. So this is fluctuating. World Manufacturing Production and Trade Quarterly Report. This is released by UNIDO. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है.
देन यू हैव द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स बाय दिस मिनिस्ट्री, ये तो खैर कई बार आ चुका है. परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिलीज्ड बाय HSBC. ठीक है. बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स, व्हाट इज बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स, पूछ सकते हैं. दूसरी बात, दिस इज रिलीज्ड बाय, दिस इंडेक्स इज रिलीज क्वार्टरली एज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे विच इज रिलीज बाय RBI. तो चाहे इसके लिए पूछेगा कौन रिलीज करता है बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, रिलीज बाय RBI, या फिर इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे कौन रिलीज करता है, इट इज रिलीज बाय RBI. तो ये दोनों के केस में ही RBI होगा. अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आगे से कंफ्यूज मत करिएगा. नो फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ठीक है, तो केवल यहाँ पे डिप हुआ है बिकॉज दिस वॉज द पीरियड ऑफ कोविड, एल्स देयर इज द कांस्टेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कंजम्पशन. ठीक है, दोनों में ही देयर इज द कांस्टेंट इंक्रीज, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है इन द स्टील. Now they have specially mentioned national mission on manufacturing, so you should prepare it. यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं है. There is this website, Vikaspedia. This is a government website. Please read about this from here. Vikaspedia.com कहते हैं इसे. So national mission on manufacturing. This was announced in 2025-26. This represents the foundational policy blueprint for accelerating India's industrial growth and global competitiveness over the next decade. सो इसने एम्बिशियस टारगेट सेट किया है किसके लिए, ये ईयर इंपॉर्टेंट बन जाता है 2035. एमिंग टू डबल द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू GDP फ्रॉम 12.5% टू 25%. सो हम 2035 तक मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है 13% के आसपास से 25% तक लेके जाना चाहते हैं. एंड 143 मिलियन जॉब्स हम जनरेट करना चाहते हैं. एंड अलॉन्ग विथ बूस्टिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू $1.2 ट्रिलियन बाय डीपनिंग द इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल वैल्यू चेन्स. और इस पे सवाल सीधे सीधे बन जाएंगे, 2-3-4 स्टेटमेंट इसमें आराम से निकल सकते हो, आपके क्वेश्चन बना के UPSC दे देगा. खेलेगा कहाँ पे, ये ईयर चेंज कर देगा, ये परसेंटेज चेंज कर देगा, ये चेंज कर देगा, ये चेंज कर देगा, 1 बिलियन कर देगा, बोलेगा 1.2 ट्रिलियन तो आप सोच ही नहीं पाओगे. तो बोलेगा कि भाई बस यहीं पे खेल खेलना है, 1.2 ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक द चेंजेस एंड हम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. UPSC ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. ठीक है, दिस मेसन हैज स्ट्रेटेजिक 2-pronged स्ट्रेटेजी डेडिकेटिंग ए मेजर फोकस टू सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशंस अक्रॉस 20 से 30 प्रायोरिटाइज्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स. 3 आर्कटाइप्स हैं. स्केल, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिव, फार्मास्यूटिकल्स फॉर रैपिड एक्सपेंशन, फिक्स एंड ट्रांसफॉर्म, for example electronics, capital goods for structural reform, and seed, for example semiconductors, electric vehicles for strategic innovation led growth. ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आपके UPSC प्रीलिम्स के लिए. देन यू हैव द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, पूछ सकता है कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी बात, वी हैव अ रोजी पिक्चर, क्योंकि हमारी रैंक इंप्रूव होती जा रही है. 81 के बाद 48 आया, 21 में 46 हुआ, फिर 40, 39, 38. तो हमारी जो रैंक है लगातार इंप्रूव की है. सो देयर इज द स्टीडी इंप्रूवमेंट इन द रैंक. ये स्टेटमेंट आ जाएगा. और हम जनरली इस स्टेटमेंट को गलत लिखते हैं, मत लिखना, क्योंकि स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, स्पेशली यहाँ पे दे रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है, अदरवाइज जनरली ट्रेंड नहीं पूछता है, लेकिन पूछ सकता है. देन यू हैव द रैपिड ग्रोथ इन DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप. ठीक है, सो बेसिकली ये चीज़ ये बता रहा है कि दैट देयर इज द रैपिड ग्रोथ. अब द मोमेंट वी सी द रैपिड वर्ड हम उसे गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको मार्क किया. नॉट एवरी रैपिड इज रॉन्ग फॉर UPSC. सो देयर इज द रैपिड ग्रोथ इन DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप फ्रॉम इन द लास्ट डिकेड. अगर ये स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है. क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर कौन रिलीज करता है, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट. क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दिस इज द लिस्ट. एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इंजन्स, दीज आर द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी. पूछ देगा दीज आर द, इसमें से कौन सा पार्ट है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का, कौन सा नहीं है. ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, ड्रोन, स्वार्मिंग, कोलैबोरेटिव रोबोट्स, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम सेंसर्स, बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग, नोवेल एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल्स, मेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट नेटवर्क, एडवांस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, प्रोटेक्टिव साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, AI एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग, नेचुरल लर्निंग प्रोसेस, एडवांस कंपोजिट मटेरियल. पूछ सकते हैं ना सवाल, एडवांस कंपोजिट मटेरियल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है.
स्मार्ट मटेरियल, नैनो स्केल, पूछता है यूपीएससी सवाल, कोटिंग्स, एडवांस एक्सप्लोसिव, बायोफ्यूल्स, पूछता है सवाल, यूपीएससी पूछ रखा है, सुपर कैपेसिटर, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एंड अमोनिया फॉर पावर, और ये सेक्टर्स में बांट दिया है। अब इस पे सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं, व्हाट इज नोवेल एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स, इन सब पे सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं और यूपीएससी आपसे पूछता रहता है। सो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में जो ये नाम आते हैं आपको पता होना चाहिए। मेक श्योर दैट यू नो अबाउट दिस। देन यू हैव ट्रेड इन वॉल्यूम एडेड डेटाबेस। ट्रेड इन वॉल्यूम एडेड डेटाबेस कौन रिलीज करता है? OECD। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अब आते हैं चैप्टर 9 पे, गवर्नमेंट कैपेक्स इट हैज़ कंटिन्यूड टू राइज स्टीडली सिंस फाइनेंशियल ईयर 2022। व्हेन आई एम राइटिंग दिस फाइनेंशियल ईयर 2022, ये आपको पता होना चाहिए, दिस डज मीन 2021 to 2022, पहली चीज़। सो अगर मैं देखूं तो देयर इज द constant increase from financial year 22 in the capital expenditure by the government, ये बढ़ता चला जा रहा है। So there is the growth in 23 also, 24 also, 25 also, 26 also and like this। ठीक है, you should be knowing these terms REITs and INVITs। So what are they? This is your homework, please prepare it। ठीक है, then you have regional connectivity scheme, उड़े देश का आम नागरिक, तो इसमें बेसिकली लो कॉस्ट एविएशन प्रोवाइड करना है अनकनेक्टेड एरियाज़ को, ताकि दूसरी जगह पे भी आपकी जो एयर सर्विसेज हैं हम उसे दे सकें, सिंपल। ठीक है, सो वी हैव दिस। सो सिंपली प्रिपेयर दैट। उड़ान स्कीम किससे रिलेटेड है, सवाल पूछ सकता है। ग्रीनफील्ड क्या होता है, आई होप आपको पता ही होगा। देन भारतीय वायुयान विधेयक, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दिस रिप्लेस्ड द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, पहली बात। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसने रिप्लेस तो किया है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके इकोनॉमिक सर्वे में 24 वाली चीज़ जो है वो मेंशनड है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। नाउ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया एज ऑन नवंबर 25। पहली चीज़ तो मैं इसमें यही देख लेता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी में आता क्या क्या है। सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है, बायो एनर्जी आता है, लार्ज हाइड्रो पावर भी आता है, स्मॉल हाइड्रो पावर भी आता है। सबसे ज़्यादा शेयर है सोलर एनर्जी का, दैट इज़ नियरली 52%। तो मतलब 50% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी तो अकेले सोलर एनर्जी से आ रही है। इससे एक बात और पता चल रही है कि मुझे सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, ये आपके यूपीएससी में पूछ सकता है। दूसरी बात, 21% इज कमिंग फ्रॉम द विंड एनर्जी, थर्ड इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, द लार्ज हाइड्रो पावर, फोर्थ इज दिस बायो एनर्जी एंड फिफ्थ इज दिस स्मॉल हाइड्रो पावर। तो इतना बेसिक आपको तैयार कर लेना है। अब देखो आपके जो, अब आपको दिख रहा है कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, इन्हीं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से, इसलिए यूपीएससी सवाल बना लेता है। डिजिटल भारत निधि डैशबोर्ड रिलीज बाय विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। कमिंग टू द चैप्टर 10, देन इंडियाज टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बाय सोर्स, अगर मैं देखूं तो फॉसिल फ्यूल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी सबसे ज़्यादा है अभी भी। सेकेंड इज दैट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, वो सेकेंड नंबर पे। थर्ड इज द हाइड्रो, हाइड्रो इज इंक्लूडेड इन द रिन्यूएबल एनर्जी, जैसा भी हमने वहाँ पे देखा था, बट अगर हम इसे एक्सक्लूड कर दे तो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सक्लूडिंग हाइड्रो, देन दिस हाइड्रो, देन दी न्यूक्लियर। ठीक है, इंडिया के क्लीन एनर्जी अचीवमेंट्स। अब यहाँ पे हम अचीवमेंट्स पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस ये करना है कि मेरे को दिख रहा है एक टर्म PM सूर्य घर मिशन। क्या है ये मिशन, क्या कंपोनेंट्स हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। स्कीम्स ऐसे ही नहीं पूछ देता है कुछ भी, वो आपके जहाँ पे मेंशन होते हैं ना जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, वो पूछता है PM कुसुम क्या है ये स्कीम, क्या क्या इसके बेसिक फीचर्स हैं, बस इतना ही पूछता है यूपीएससी, और हम अक्सर गलत कर जाते हैं। तो प्लीज़ प्रिपेयर दैट। विंड, अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में ये मिस्टेक कर दिया, विंड यहाँ पे इंडिया लिखना था। इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान एंड धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इन स्कीम्स को तैयार कर लेना। क्यों तैयार करना है? क्योंकि भैया मेंशन्ड है। PLI स्कीम मैंने अभी आपको बताया भी था, PLI स्कीम प्लीज़ प्रिपेयर। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है, हमारा मिशन क्या है कि हमें टोटल 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 2047 तक हमें प्रोड्यूस करना है, एंड दिस इज गोइंग टू बी डन थ्रू द लार्ज रिएक्टर्स एंड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, व्हाट इज एग्जैक्टली योर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। और ये सब का बहुत अच्छा सोर्स है विकासपीडिया या PIB। ठीक है, देन नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम,
देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो प्लीज़ प्रिपेयर योर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका टारगेट है 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली 2030 तक प्रोड्यूस करना है। कहीं पे देखो 47 है, कहीं पे 2030 है, मैन्युफैक्चरिंग वाले में 2035 है। इस ईयर से वो आपको अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं और अक्सर ईयर वो गलत ही लिखेंगे, ठीक है। 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब्स डेजिग्नेटेड, कहाँ कहाँ पे डेजिग्नेट किया गया, ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी इन तमिलनाडु एंड पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी इन उड़ीसा। सवाल बन सकते हैं सीधे सीधे। देन ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट इनटू वेल्थ बाय उड़ीसा, तो उड़ीसा हैज लॉन्च द स्टेट वाइज मिशन टू टैकल सॉलिड वेस्ट इन 2023 कॉल्ड दी गार्बेज फ्री अर्बन उड़ीसा। तो उसके बारे में थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दिस मिशन कंबाइंस एडवांस बायोमाइनिंग टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप टू टैकल लिगेसी वेस्ट एंड ट्रांसफॉर्म reclaimed dump suits into new wealth center, thereby securing again further dumping। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। की माइलस्टोन्स इन इंडियाज क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। पहली चीज़ आ गया ग्रीन बॉन्ड, वर्ड आ गया, मेरे को पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रीन बॉन्ड, बाकी बाद में बात करेंगे। कौन लिस्ट करता है, सेबी, ठीक है। सो व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स, सो डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स बाय सेबी 2017 में। 2021 में वी हैड द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। क्या ये 1000 कंपनीज के लिए है या फिर 1000 कंपनी से ज़्यादा के लिए है, वॉलंट्री है कि मैंडेटरी है, क्वेश्चन बन जाता है। पहले वॉलंट्री था, मैंडेटरी है, पहले वॉलंट्री बना के चेक किया गया, ठीक है। देन यू हैव द फ्रेमवर्क फॉर सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो व्हाट एग्जैक्टली सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड, इस पे सवाल बन सकते हैं। तो ये टर्म्स आते हैं सीधे सीधे, ठीक है। देन यू हैव द BRSR कोर, दिस बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग कोर। तो वाई नाउ दिस वर्ड कोर, कोर ने ऐसा क्या चेंज कर दिया, तो ये मेरे को देखना होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी डेफिनेशन देगा, कोर में पूछ लेगा। सो दिस इज द एश्योरेंस बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर की ESG इंडिकेटर्स, वैल्यू चेन डिस्क्लोजर इंट्रोड्यूस टू reduce ग्रीन वॉशिंग एंड इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी डाटा। तो ये मेरे को कोर पता होना चाहिए। फ्रेमवर्क फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट बाय RBI, सो व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क। आप समझे, कई बार बड़े अजीब अजीब से सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। देन द फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस डेप्थ सिक्योरिटीज बाय सेबी, व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क, प्लीज प्रिपेयर। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को एक बार बैठ के एक सिंगल सिटिंग में करोगे तो आराम से हो जाएंगे। म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स जो इंडिया में इशू हुए हैं अभी तक, दे आर वडोदरा, अहमदाबाद, इंदौर, गाजियाबाद, ठीक है। एंड वडोदरा ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए दिया था, अहमदाबाद ने वाटर ट्रीटमेंट के लिए रिलीज़ किया था, इंदौर ने सोलर प्लांट के लिए रिलीज़ किया था, गाजियाबाद ने सीवेज ट्रीटमेंट के लिए रिलीज़ किया था। सबसे ज़्यादा पैसा जो उठाया है वो इंदौर ने उठाया है। सो क्रॉस कंटेनिंग कंपैरिजन, ठीक है, ये देख लेना, UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो कौन रिलीज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, दिस इज रिलीज्ड बाय UNDP। PM श्री स्कीम क्या है, क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन स्कीम इज रिलेटेड टू, जैसे ये वर्ड आ जाता है ना, ये बन जाता है, सीधा सीधा सवाल बोल देगा, स्कूल गर्ल से रिलेटेड है, ट्राइबल से रिलेटेड है, OBC से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है, और एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा और हम गलत करके आ जाते हैं। जादुई पिटारा क्या है, जादुई पिटारा क्या है, किताब एक पढ़े अनेक, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम क्या है। सो दिस इज जादुई पिटारा, ये कलेक्शन है 53 लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स का फॉर चिल्ड्रन एजेड 3 से 8 ईयर्स। यहाँ पे UPSC आपको कई बार कंफ्यूज कर सकता है। देन जादुई पिटारा, इसी जादुई को कर दिया। इट प्रोवाइड्स इंटरेक्टिव कंटेंट इन मल्टीपल लैंग्वेज विथ AI ड्रिवन बॉट्स। इट फीचर्स ओवर 3000 कंटेंट्स एंड इज एक्सेसिबल वाया द जादुई पिटारा वेब पेज एंड मोबाइल ऐप। किताब एक पढ़े अनेक, ये क्या है, 8 टेक्स्ट बुक्स फॉर ग्रेड्स 1 and 2 in an energized printed format following the principle of universal design for learning. This is the thing.
एंड देन यू हैव भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, टेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक एंड स्टडी मटेरियल्स बीइंग ऑफर्ड फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इन 22 इंडियन लैंग्वेज इन डिजिटल फॉर्म। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। देन धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, क्या चीज़ है ये पता होना चाहिए। उल्लास एडल्ट एजुकेशन स्कीम, व्हाट इज उल्लास, ये हमें पता होना चाहिए। पूछ देगा उल्लास किससे रिलेटेड है। देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मेरे को इस डेटा से मतलब नहीं है, मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या, ये प्रिपेयर करना है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो मैं कब तक एलिमिनेट करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025, तो इस पर सवाल बन सकते हैं, सीधे सीधे आ सकते हैं। देन यू विन पोर्टल, व्हाट इज यू विन पोर्टल, यू विन पोर्टल इज अ यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म that enables seamless access to immunization records, flexible scheduling and anytime access and anywhere vaccination. And then what is स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, तो ये मेरे को तैयार कर लेना है। सबसे ज़्यादा मौत हो रही है आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से, यू शुड बी नोइंग दिस फैक्ट। व्हाट इज टाइम यूज स्टैटिस्टिक्स, कौन रिलीज करता है, एनएसओ रिलीज करता है। टाइम यूज स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मेजर करता है कि कैसे लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं पूरे दिन में, दैट इज़ द टाइम यूज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग अदर एक्टिविटीज़, रेसिडुअल अदर एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अनपेड एंड पेड एक्टिविटीज़ में 412 एंड ऑल दिस वो है जो नंबर ऑफ आवर्स की बात हो रही है। ASI रिपोर्ट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन यू हैव द लार्ज फैक्ट्री, ये बता रहा है कि लार्ज फैक्ट्री दे आर पेइंग द हायर वेजेस एंड लार्ज फैक्ट्री उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है कहीं ना कहीं, एंड देयर इज़ द हायर ग्रोथ इन दी लार्ज फैक्ट्रीज। सो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे क्लियरली ये बात बोल रहा है कि लार्ज फैक्ट्रीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए, इनडायरेक्टली ये बात बोल रहा है, ठीक है। व्हाट आर द 8 मेजर इंडस्ट्री ग्रुप्स इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन सी मेजर इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा दे रही हैं। सबसे ज़्यादा तो फूड प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और खाने पीने का शौक तो सभी लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फूड इंडस्ट्रीज इस टाइम पे दे रही हैं। सेकंड नंबर पे है टेक्सटाइल, थर्ड नंबर पे है बेसिक मेटल्स, फोर्थ नंबर पे है मोटर व्हीकल ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स, फिफ्थ पे है वियरिंग एप्रल, सिक्स्थ पे है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, सेवन्थ पे केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स एंड देन अदर मेटलर्जिकल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा है फूड इंडस्ट्री, ये ध्यान रखना बस। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिस इज अबाउट द गिग वर्कर्स एंड बेसिकली इट इज़ टेलिंग यू द फीचर्स ऑफ द वर्क रिलेशनशिप। मुश्किल इस पे सवाल बनेंगे। गिग वर्कर्स दे आर बीइंग प्रोवाइडेड द जॉब थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेचर ऑफ वर्क इज टास्क बेस्ड, पेमेंट टास्क बेस्ड ही होता है, जितना काम उतना पैसा। वर्क लोकेशन खुद ही डिटरमाइन करते हैं। हाउस आवर नंबर ऑफ आवर्स इज सेल्फ डिटरमाइंड। सोशल सिक्योरिटी इज नॉट कवर्ड एंड कोई इनको फॉर्मल पेड लीव नहीं मिलती। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, कभी बाई चांस मेंस में अगर इससे रिलेटेड सवाल आ जाए, डिफरेंसेस आ जाए, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आंसर कर सकते हो। तो प्रीलिम्स के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बन सकता है, ठीक है, कि कैसे फ़ायदा है गिग एम्प्लॉयज़ को, कैजुअल वर्कर्स को, एट्सेट्रा। ये देन यू हैव द सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिग वर्कर्स। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं ई कॉमर्स में, देन लॉजिस्टिक्स में। ई कॉमर्स जैसे कि आपका स्विगी, अमेजन, और लॉजिस्टिक्स जैसे कि आपका पोर्टर वगैरह। देन वी हैव मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। कौन रिलीज करता है इसकी रिपोर्ट, वो करता है नीति आयोग। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर्ड बाय नीति आयोग। व्हाट इज स्माइल, क्वेश्चन बन जाएगा सीधा, वो दस टर्म स्माइल इज रिलेटेड टू। स्माइल रिफर टू द रिहेबिलिटेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस। तो ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए स्कीम है स्माइल। बट अगेन अगर आपको ट्रांसजेंडर याद है और लेट से ट्रांसजेंडर नहीं दिया है, तो हम बेगिंग चुनेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। अटल वायो अभ्युदय योजना किसके लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम श्रेयस, SCs के लिए है श्रेयस स्कीम, ठीक है, यंग अचीवर्स जो होते हैं उनमें। डिजिटल प्रोग्रेस एंड ट्रेंड्स रिपोर्ट इन स्ट्रेंथनिंग AI फाउंडेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया रिपोर्ट, दैट इज द वर्ल्ड बैंक। इट इज शोइंग दैट ओवरऑल 70% ऑफ ऑल डेटा सेंटर्स बाय काउंट दे आर लोकेटेड इनटू द हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है, तो इंडिया में केवल 3% ही है। द स्टार्टअप फोकस्ड ऑन क्यूरेटिंग ट्रेनिंग डेटा आर येट टू कम अप टू स्केल इन इंडिया, ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा वाले जो स्टार्टअप्स हैं वो अभी इंडिया में इतने आए ही नहीं है। सो वी नीड टू वर्क मोर ऑन दिस। यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये देखो, ये बार बार इस रिपोर्ट से उठा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है इस पर, ठीक है।
अब ये AI मॉडल्स हैं, ब्लूम, लामा, दाविंसी, गॉफर, पाम। सवाल बन जाएगा कि दीज टर्म्स, द टर्म्स गॉफर, ब्लूम, लामा, पाम ऑफन सीन इन न्यूज रिफर्स टू। बस सिंपल बन गया, क्वेश्चन बन गया। नाउ एक होमवर्क आपके लिए कि यू शुड बी नोइंग, भाई देखो अलग अलग दिखा है कि एक तरफ है ओपन AI, एक तरफ है क्लोज्ड AI। तो व्हाट एग्जैक्टली इज ओपन AI, व्हाट एग्जैक्टली इज क्लोज्ड AI, सो प्लीज प्रिपेयर इट। ठीक है, तो ये अलग अलग AIs के नाम हैं, और ये भी ध्यान रख लेना कि क्लोज्ड AI के नाम क्या कौन कौन से, ओपन AI के नाम कौन कौन से हैं। तो जैसे अगर ये मैं ओपन की बात करूँ तो लामा, ब्लूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दी ओपन AI। क्लोज की बात करो तो क्लॉडी, ChatGPT तो आप जानते ही हैं, पाम, कोड डाविंसी, गॉफर एट्सेट्रा। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, VBox रिलीज करता है। सो इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ विद डिफरेंट पॉपुलेशन। तो Tier 1 सिटीज़ कौन सी हैं जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से अबव है, Tier 2 जिसकी पॉपुलेशन 1,50,000 से लेकर 99,999 है, Tier 3 सिटीज़ कौन से हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 20,000 से 49,999 है, Tier 4 10,000 से 99,999, Tier 5 5,000 से 999, Tier 6 लेस देन 5,000। ठीक है, वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में जो अगर इंडिया की मैं बात करूं तो फिर सूरत है। ठीक है, सूरत इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम्स रिलीज्ड बाय जनग्रह फाउंडेशन। देन यू हैव वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिलीज बाय UNDESA। ठीक, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशुएंस एज ऑन दिस। सो सबसे ज़्यादा जो रेज किया है वो ग्रेटर हैदराबाद ने म्यूनिसिपल बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज किया है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसी चीज़ के लिए। नाउ क्वांटिटेटिव ईजिंग इन्फिनिटी ट्रैप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव ईजिंग इन्फिनिटी ट्रैप? तो सीधी सी बात है, हम चाहते हैं कि पैसा मार्केट में फ्लो करे, गवर्नमेंट चाहती है, बैंक चाहती है, पैसा फ्लो करा दिया सस्ते में, बट पर्पज़ इतना है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पैसा फ्लो कर रहा है मार्केट में। बट एक टाइम के बाद आप कितना भी पैसा फ्लो कर लोगे, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो आपको लगता है हम और पैसा फ्लो कर दें, लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ रही। तो अब आपको ये भी नहीं पता कि हम स्टॉप कब करना चाहिए। तो देयर इज़ नो डेफिनेट टाइमलाइन व्हेन यू शुड स्टॉप इन्वेस्टिंग, यू शुड स्टॉप गिविंग द चीपर मनी। सो दैट इज एक्चुअली द क्वांटिटेटिव ईजिंग इन्फिनिटी ट्रैप इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, प्लीज प्रिपेयर दिस टर्म। Now this is the proposed conceptual term, is explicitly given in the economic survey, so you must be knowing. Import substitution, this is an economic strategy that promotes domestic production of goods that were previously imported. Core objective import substitution का simple है, to reduce import dependence by producing domestically what was earlier imported. Strategic reliance का क्या मतलब है? This is a broader capability of an economy or system to withstand external shocks, including geopolitical, economic, technological, or environmental, and continue functioning. Core objective is to ensure continuity, adaptability, and security of critical supply chains and capacities under stress. ठीक है, because these are specially mentioned, so you should be knowing. And strategic indispensability, that is the integration of economy with the global system in a way that makes an economy fundamentally important to global system and gets other interested and invested in its continuing functioning. ठीक है, so the thing is that कि ये जो PDF है ये आपको हमारे ऐप सिविल सर्विसेज विथ नीलेश पे वैसे मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड, यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट टू गेट दिस PDF. नाउ द थिंग इज़ दैट कि अब देखो इसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, कई सारा होमवर्क भी दिया, वो इसलिए ताकि आपको ये बात पता रहे कि मुझे कौन सा टर्म्स तैयार करना है। इकोनॉमिक्स तो है ऐसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन सब कुछ नहीं तैयार कर सकते, तो एटलीस्ट इन चीज़ों को फोकस में ध्यान में रखते हुए तैयार कर लो। हमने बहुत खींचा नहीं है, पर्पज़ इतना सा था कि आपको कम टाइम में बता सकूं कि कितनी चीज़ें आपको एक्चुअली आपके प्रीलिम्स के लिए तैयार करनी है। इतना कर लीजिए, बिलीव मी, आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दूसरे बच्चों के मुकाबले एक्स्ट्रा जरूर करके आ पाएंगे अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फॉर द प्रीलिम्स। ऑल द बेस्ट।